हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग गुड। आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ओम्स लॉ एक मोस्ट बेसिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ है फॉर द इलेक्ट्रिक सर्किट्स। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? ओम्स लॉ में ये बताता है कि अगर किसी कंडक्टर से कोई करंट फ्लो हो रहा है और उसमें कोई वोल्टेज V है, तो the current flowing through the conductor is directly proportional to the voltage across a conductor, और the most important thing is that all physical conditions and temperature remain constant। अगर हम बात करें कि ओम्स लॉ को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ओम्स लॉ को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम करंट और वोल्टेज के बीच रिलेशनशिप को राइटिंग फॉर्म में लिखेंगे, जिसे हम लिखेंगे V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई R, जहाँ पे V हमारा है वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर, I हमारा है करंट इन द कंडक्टर और R है रेजिस्टेंस इन द कंडक्टर। और R को हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और इसका सिंबल ओमेगा होता है। अगर सेम फॉर्मूला को हम करंट और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए लिखना चाहें, तो हम करंट को लिखेंगे वोल्टेज और रेजिस्टेंस के टर्म्स में, और रेजिस्टेंस को लिखेंगे वोल्टेज और करंट्स के टर्म्स में। तो हमारा फॉर्मूला जो रिड्यूस होके आएगा वो आ जाएगा I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। इस फॉर्मूला में हम सिंपली वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू पुट करके करंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर हम R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई I, इस फॉर्मूला में वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। सेम इन्हीं दो फॉर्मूला से हम करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओम्स लॉ की एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर हमारा टेम्परेचर और अदर फिजिकल फैक्टर्स कांस्टेंट रहें, तभी हमारा ओम्स लॉ होल्ड्स करेगा, ट्रू होल्ड्स करेगा। अगर हम ओम्स लॉ की डेफिनेशन की बात करें, तो ओम्स लॉ स्टेटमेंट इज ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर is directly proportional to the current flowing through it, provided all physical conditions and temperature remain constant। अगर हम ओम्स लॉ के इक्वेशन की बात करें, सिंपली ओम्स लॉ को हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें, तो हम उसको लिखते हैं V इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाई R, जहाँ पे V हमारा होता है वोल्टेज अक्रॉस द कंडक्टर, I इज करंट इज द कंडक्टर एंड R इज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। सेम अगर ओम्स लॉ को हम सिंपली सर्किट डायग्राम, बैटरी वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस और करंट निकालकर समझेंगे, जिससे कि हम ओम्स लॉ को और डीप में समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दी हुई है 3 वोल्ट की बैटरी, जिसका टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम्स है। अगर हम यहाँ से करंट की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो हम अपने रिड्यूस्ड फॉर्मूला में रखेंगे, जहाँ पे था I इज इक्वल्स टू V इज डिवाइडेड बाई R, जहाँ पे वोल्टेज हमारी 3 वोल्ट है, टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम है। तो सिंपली हम कर लेंगे 3 इज डिवाइडेड बाय 6 और हमें करंट की वैल्यू जो मिलेगी वो मिल जाएगी 0.5 एम्पियर। सेकंड में हम देखेंगे 6 वोल्ट की बैटरी गिवन है, जिसका टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम्स है। अगर यहाँ से हम करंट की वैल्यू निकालें, तो सिंपली 6 वोल्ट इज डिवाइडेड बाय 6 ओम, तो हमें मिल जाएगा 1 एम्पियर। थर्ड वन में हम देखेंगे हमें 9 वोल्ट की बैटरी गिवन है, 6 ओम का रेजिस्टेंस है, तो क्या करना है, 9 वोल्ट इज डिवाइडेड बाय 6 ओम, नॉर्मली हमें क्या मिल जाएगा 1.5 एम्पियर। लास्ट में हम देखेंगे 3 वोल्ट की बैटरी गिवन है, 12 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 3 वोल्ट इज डिवाइडेड बाय 12 ओम्स और हमें करंट की वैल्यू मिल जाएगी 0.25 एम्पियर। एम्पियर होती है करंट की यूनिट। अब हम ओम्स लॉ को और अच्छे से समझने के लिए ओम्स लॉ के कुछ सोल्व्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे, जो नॉर्मली आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज 50 ओम एंड अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस, फाइंड द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स। कभी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में आखिर प्रोवाइडेड क्या क्या है। चलिए देखते हैं। इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन इज़ 50 ओम्स, मतलब रेजिस्टेंस गिवन है, आर की वैल्यू यहाँ से हमें 50 ओमेगा मिल गई है, एंड अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, और यहाँ से हमें हमारे करंट की वैल्यू मिल गई है जो कि गिवन है
3.2 एम्पियर flows through the resistance. Find the voltage between 2 points. मतलब हमें वोल्टेज निकालनी है। और ओम्स लॉ से हम अभी अभी पढ़ के आए हैं कि हमारा ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू I इज मल्टीप्लाई बाई R। और हमें क्वेश्चन में गिवन है I की वैल्यू मतलब करंट की वैल्यू और रेजिस्टेंस की वैल्यू मतलब R की वैल्यू। सिंपली हमें ये दोनों वैल्यू अपने फॉर्मूला में पुट करनी है और आंसर फाइंड कर लेना है। तो चलो करते हैं। V इज इक्वल्स टू 3.2 एम्पियर इज मल्टीप्लाइड बाई 50 ओमेगा। जब हम 3.2 एम्पियर की मल्टीप्लाई 50 ओमेगा में करेंगे तो हमें 160 वोल्ट आंसर मिल जाएगा। वोल्ट क्या होती है, वोल्टेज की यूनिट। सो हमारा फाइनल आंसर वुड बी 160 वोल्ट। चलिए एक और अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओम्स लॉ। सो सेकेंड एग्जाम्पल हमारा क्या कह रहा है, एन EMF सोर्स ऑफ 8 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, a light bulb. An electric current of 2 ampere flows through it. Consider the conducting wires to be resistance free. Calculate the resistance offered by the electrical appliance. Same thing हमको इस क्वेश्चन में भी करनी है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या प्रोवाइडेड है। जब हम ये चीज़ कर लेते हैं तो हमें नॉर्मली एक आइडिया लग जाता है कि हमें क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होगा जिससे हमें हमारा डिज़ायर्ड आंसर मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। एन EMF सोर्स ऑफ 8 वोल्ट इज़ कनेक्टेड, मतलब हमें वोल्टेज दी हुई है। हम यहाँ से कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हमें वोल्टेज दी हुई है और वोल्टेज की यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। तो हमें सबसे पहले दिया है एन EMF सोर्स ऑफ 8 वोल्ट, तो मतलब हमें वोल्टेज की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है जो है 8 वोल्ट, इज कनेक्टेड टू अ प्योरली रेजिस्टिव इलेक्ट्रिकल अप्लायंस अ लाइट बल्ब, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 2 एम्पियर। यहाँ से हमें पता चल गया कि हमें करंट की वैल्यू दी हुई है, मतलब I की वैल्यू दी हुई है। फ्लोज थ्रू इट, कंसीडर द कंडक्टिंग वायर्स टू बी रेजिस्टेंस फ्री, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, मतलब इस क्वेश्चन में हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। अब हम देखते हैं कि R, V और I का हमारा जो रिलेशन था वो था V इज इक्वल्स टू I इज मल्टीप्लाइड बाई R। लेकिन यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो हमारे जो दो रिड्यूस्ड फॉर्मूले आए थे वहाँ पे हमने पढ़ा था R इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाई I, और V और I मतलब वोल्टेज और करंट दोनों की वैल्यू हमें पहले से क्वेश्चन में गिवन है। तो हम इसे कैसे करेंगे, V इज डिवाइडेड बाई I मतलब वोल्टेज इज डिवाइडेड बाय करंट। वोल्टेज है हमारी 8 वोल्ट और करंट है हमारा 2 एम्पियर। सो सिंपली 8 वोल्ट इज डिवाइडेड बाय 2 एम्पियर। जब हम 8 वोल्ट को डिवाइड करेंगे 2 एम्पियर से तो सिंपली हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी 4 ओमेगा, और यहीं से हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा 4 ओमेगा। ओमेगा होती है रेजिस्टेंस की यूनिट। अब हम देखते हैं कि ओम्स लॉ को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिकल पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर सिंपली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसी दूसरी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही हम इलेक्ट्रिकल पावर बोलते हैं। इसकी यूनिट वाट होती है, इसे हम कैपिटल P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम पावर को ओम्स लॉ की हेल्प से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। When the values for voltage and current are given, जब हमें वोल्टेज और करंट की वैल्यू गिवन है और हमें पावर की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली फॉर्मूला हमारा हो जाता है P इज इक्वल्स टू V मल्टीप्लाइड बाई I। लेकिन जब हमें वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई होती है और हमें पावर की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली हमारा फॉर्मूला हो जाएगा V² इज डिवाइडेड बाई R। द थर्ड वन इज जब हमें करंट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में वैल्यू निकालनी होती है पावर की, तो हमारा फॉर्मूला रिड्यूस्ड हो जाता है P इज इक्वल्स टू I² इज मल्टीप्लाइड बाई R। अब बात आती है द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ओम्स लॉ एप्लीकेशन। भाई हम जो ओम्स लॉ पढ़ रहे हैं हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि ओम्स लॉ की एप्लीकेशंस हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है ओम्स लॉ का एप्लीकेशन हम वोल्टेज डिटरमाइन करने के लिए, रेजिस्टेंस डिटरमाइन करने के लिए, करंट डिटरमाइन करने के लिए ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ करते हैं। सेकंड, ओम्स लॉ मेंटेन्स द डिजायर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स। द थर्ड वन इज हम ओम्स लॉ का यूज़ करते हैं डीसी एमीटर में और डीसी शंट्स में टू डाइवर्ट द करंट।
तो ये थी ओम्स लॉ की एप्लीकेशंस। अब आती हैं ओम्स लॉ की लिमिटेशंस। ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या क्या होंगी, आइए देखते हैं। Ohm's law is not applicable for unilateral electrical elements like diodes and transistors। ये पॉइंट हमें ये बता रहा है कि जो ओम्स लॉ है वो हमारा यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में अप्लाई नहीं होता। यूनिलेटरल इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स हमारे कौन से होते हैं, डायोड्स और ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि उनमें केवल एक डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, इसलिए हम ओम्स लॉ वहाँ पे यूज़ नहीं करते। ओम्स लॉ वहाँ पे हमारा एप्लीकेबल नहीं होता। द सेकेंड वन इज़ for non-linear electrical elements with parameters like capacitance, resistance, etc., the ratio of voltage at current won't be constant with respect to time, making it difficult to use Ohm's law। जैसा कि हमने सबसे शुरुआत में पढ़ा था कि Ohm's law का यूज़ हम केवल तभी कर सकते हैं जब हमारा टेम्परेचर और अदर फिजिकल फैक्टर कांस्टेंट रहें, लेकिन कुछ नॉन लीनियर इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स होते हैं जिनके कुछ पैरामीटर होते हैं जैसे कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट, ये कांस्टेंट नहीं होते, तो वहाँ पे भी हम ओम्स लॉ को यूज़ नहीं कर पाते, क्योंकि ओम्स लॉ को हम केवल तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा टेम्परेचर और अदर फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट रहें। सो ये था हमारा ओम्स लॉ, और ये ओम्स लॉ हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप सभी के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो चलिए एंड करते हैं आज की अपनी वीडियो को। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और अच्छे वीडियोस मैं प्रोवाइड कर सकूं। और जो भी कुछ आपको मुझे सजेशंस देने हो, कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सो इसी के साथ थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर स्टडीज़, कीप डूइंग एंड कीप वर्किंग हार्ड।